Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Diverse News Analysis. Today is 18th February 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या कवर करना है. सो एज यू कैन सी इन फ्रंट पेज वी हैव टू न्यूज विच वी हैव टू कवर. फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट सीज नो टू सील्ड कवर सजेशन इन अडानी केसेस. नाउ अभी आप सभी को पता है यहाँ पे अडानी केस चल रहा है ना. यहाँ पर जो मैनिपुलेशन चार्जेस लगाए गए हैं कि उन्होंने किस तरीके से टैक्स मैनिपुलेशन किया है अपने स्टॉक्स को यहाँ पर जो स्टॉक प्राइसेस है उनको इंक्रीज करने के लिए. तो ये जो पूरा मामला था, जो पूरा इशू था, वो कहाँ गया था हमें पता है, सुप्रीम कोर्ट में गया था. इसमें पिटीशन फाइल की गई थी. तो ये पूरा जो इशू था वो कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में ये गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पहले क्या कर दिया था कि सेबी को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी थी कि सेबी इसमें क्या करे, इन्वेस्टिगेशन करे. और जिन्होंने यहाँ पे पिटीशन फाइल की थी उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए थे सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे, यहाँ पर एक कमिटी स्टैब्लिश करे जो कि अदानी ग्रुप के ऊपर ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, है ना, तो उनका क्या करे, एक पूरा इन्वेस्टिगेशन करें. अब कुछ एलिगेशंस लगाए गए तो यहाँ पे कुछ चीजें होंगी, उसी बेसिस पर यहाँ पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये सजेस्ट किया गया था कि यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक कमेटी को यहाँ पर स्टैब्लिश कीजिए, सेटअप कीजिए, जो कि क्या करेगा, ये जो अदानी ग्रुप का ये पूरा जो इश्यू है ना, अदानी केस ये जो चल रहा है, इसका पूरा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा. पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि वो ऐसी कोई भी कमेटी को यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं करेंगे. बट फिर से इसे कहा गया कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट टू सेटअप अ कमिटी टू एग्जामिन हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ऑन अडानी ग्रुप एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट सजेशन विल अफेक्ट क्रेडिबिलिटी ऑफ पैनल. अब इन्होंने ये कहा, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट के सजेशंस हैं अगर हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, जो हमारा पैनल है उसकी क्रेडिबिलिटी पर यहाँ पर मतलब कि अफेक्ट करेगा. इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कमेटी को सेटअप करेंगे. विद दिस कमिटी विल एग्जामिन द हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट. ये जो हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आई है, जिन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए हैं, तो ये कमेटी क्या करेगी, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, एग्जामिन करेगी उसको कि इसमें सारी चीजें कैसी क्या है. ओके, इसमें हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस न्यूज में था इसलिए हमने इसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज दिस. नाउ नेक्स्ट इज सेनाज नेम सिंबल गो टू सिंधे कैंप. नाउ आप सभी को पता है महाराष्ट्र में यहाँ पे एक फ्रैक्शन चल रहा था, किसके बीच में, उद्धव ठाकरे इन एकनाथ शिंदे के बीच में. तो यहाँ पे ये एक ही पार्टी के आप कह सकते हैं, जैसे कि एक ही घर के यहाँ पर दो भाई यहाँ पर लड़ाई कर रहे हों. अब यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैमिली का कोई एक सिंबल है, तो अब ये जो फैमिली का सिंबल है किसके पास जाएगा, ये बड़े भाई के पास जाएगा या फिर छोटे भाई के पास जाएगा. ये जैसे एग्जाम्पल है, मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से सिंबल को यहाँ पे मतलब कि दिया गया है, पार्टी सिंबल को. तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सिंबल्स होते हैं, पार्टी के सिंबल्स होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, उसके जो सिंबल्स होते हैं, है ना, उसको कौन यहाँ पे डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारी होती है ना. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितने भी पार्टी सिंबल्स होते हैं वो अलॉट करती है. तो यहाँ पे हमारे लिए ये फैक्ट बनता है. इससे यहाँ पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी हमने कई बार देखा था कि जो पार्टी सिंबल्स, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन था कि पार्टी सिंबल्स यहाँ पर कौन डिसाइड करता है ना. तो ये पार्टी सिंबल कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इसमें हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये जो शिवसेना का सिंबल था वो किसे अलॉट किया गया. यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि जो पार्टी सिंबल्स होते हैं वो किसके द्वारा यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं. तो पार्टी सिंबल्स यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं. अब हम ये न्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. न्यूज़ ये है एक्चुअली कि यहाँ पे आप सभी को पता है कि इनके बीच में थोड़ा इशू चल रहा था. तो यहाँ पर मेजॉरिटी के बेसिस पे ये देखा गया है कि मतलब किस बेसिस पे ये जो सिंबल का डिसीजन हुआ है कि ये सेना मतलब कि शिंदे कैंप में जाना चाहिए, है ना, एकनाथ शिंदे जो है उनके कैंप में गया है ये. अब क्यों गया है कि उन्होंने मतलब मेजॉरिटी में देखा कि इलेक्शन देखे, लास्ट ईयर के कुछ प्रीवियस ईयर के इलेक्शन देखे, जिस पार्टी में मतलब इलेक्शन ज़्यादा थे, मतलब कि मेजोरिटी में जो पार्टी थी, तो उस बेसिस पर यहाँ पे जो सिंबल है उसका एलोकेशन यहाँ पे अलॉट किया गया है. ओके, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी. नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट है हमारा एनजीटी फाइन्स दिल्ली गवर्नमेंट
2232 करोड़ फॉर पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उन्होंने क्या किया है, दिल्ली गवर्नमेंट को फाइन किए कितने, 2232 करोड़ रुपीस फॉर पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब वहाँ का जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए, मतलब कि बहुत ही खराब वेस्ट मैनेजमेंट है ना, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके लिए यहाँ पे एनजीटी ने दिल्ली गवर्नमेंट को 2232 करोड़ रुपीस यहाँ पर फाइन लगाए। अब यहाँ पर ये न्यूज़ हो गई, ठीक है। अब इसको आप किससे रिलेट कर सकते हैं, पहला तो वेस्ट मैनेजमेंट से, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट एक हमारा टॉपिक है, इससे हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एनजीटी। ओके, नाउ अब हमसे यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि एनजीटी ने कितने रुपए यहाँ पर आपको दिल्ली गवर्नमेंट को फाइन किया। हमारे लिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है, एनजीटी। एनजीटी क्या है, एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये 2010 में सेटअप हुआ था, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, ये एक्ट के द्वारा आया था यहाँ पे, तो इसलिए ये कैसी बॉडी हो गई, ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ठीक है। जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन से आती हैं बॉडीज उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और जो किसी एक्ट के द्वारा यहाँ पर कोई बॉडी को स्टैब्लिश किया जाता है उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। नाउ यहाँ पे एनजीटी के बारे में देखिए, 2010 में आया था। अब एनजीटी को यहाँ पे सेटअप क्यों किया था, ये हमारे लिए क्वेश्चन आता कि वाई वी हैव, मतलब कि हमने इसको क्यों सेटअप किया था। तो देखिए क्या हो रहा था, ये जो सारे केसेस थे, जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके केसेस हो गए, ठीक है, सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, ये सारे केसेस हमारे कहाँ पर जाते हैं, जुडिशरी के पास, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस क्या हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंक्रीज हो रहे थे, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर जो पेंडेंसीज है केसेस की वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी, और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन भी निकल कर नहीं आ रहा था। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया। 2010 में एक एक्ट आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, जिसके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया। जिससे ये ट्रिब्यूनल क्या करता है, ये एक्ट के द्वारा आया है, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। अब इसका पूरा काम क्या है कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, जितनी भी चीजें हैं, तो इसका कौन देखता है, मतलब कि ये सारी चीजें कौन देखता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर देखिए जो मतलब कोर्ट है, जुडिशरी, उसके ऊपर से थोड़ा जो केसेस का बर्डन है वो यहाँ पर उसको कम करने के लिए इस ट्रिब्यूनल को यहाँ पर सेटअप किया गया था। नाउ अब हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में देख लेते हैं कि कैसी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा इसको लाया गया था। NGT is mandated to make disposal and application or appeal finally within 6 months of the filing of the same। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इसका मेन फंक्शन क्या है कि जितना भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि जितने भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड इशू हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड इशूज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी इशूज हैं, केसेस हैं, वो कहाँ जाते हैं, हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। अब देखिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने यहाँ पे कोई केस फाइल किया, ठीक है, टुडे हमने फॉर एग्जांपल मैंने 18 फेब को यहाँ पर कोई भी केस यहाँ पर फाइल किया। नाउ विद इन 6 मंथ्स, यहाँ पर विद इन 6 मंथ्स क्या होता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील जो फाइल करती है उसकी यहाँ पे सुनवाई की जाती है, ठीक है ना। मतलब कि विद इन 6 मंथ आपको उस केस का क्या करना होता है, डिस्पोजल करना होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आप कह सकते हैं कि फास्ट वर्किंग है ना। स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो यहाँ पे कौन होता है, चेयरपर्सन होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर एंड द एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, ठीक है। दे शैल होल्ड ऑफिस 5 ईयर्स के लिए, मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, और इसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट की प्रोसेस नहीं है। दैट चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चेयरपर्सन होता है किसके द्वारा अपॉइंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इन द कंसल्टेशन विद द CGI, है ना, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके कंसल्टेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिलेक्शन कमेटी होती है, इसको भी अपॉइंट किया जाता है, फॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द अपॉइंट द जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर। यहाँ पे एक सिलेक्शन कमेटी होती है, वो क्या करती है, मेंबर्स को अपॉइंट करती है, सेलेक्ट करती है फॉर द जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर को यहाँ पर क्या करती है, जैसे कि हमने अभी देखा इसमें कौन कौन होता है, चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट पर्सन। तो चेयरपर्सन को यहाँ पर कौन अपॉइंट करता है, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इन द कंसल्टेशन विद सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अभी जो जुडिशियल मेंबर हैं और जो एक्सपर्ट मेंबर हैं, इन्हें कौन अपॉइंट करता है, तो इनके अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी को बनाया जाता है, जो कि क्या करती है, जो जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट करती है।
ओके यहाँ पे देयर आर एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर। तो यहाँ पे सीट की बात करें तो एटलीस्ट 10 मेंबर होने चाहिए मिनिमम, और मैक्स टू मैक्स 20 यहाँ पर फुल मेंबर सीट होनी चाहिए। एनजीटी कौन कौन से केसेस से डील करता है तो उसके बारे में अगर हम देखें तो देखिए, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974 का जो एक्ट है, इससे रिलेटेड जितने भी केसेस आते हैं वो कहाँ जाते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास। वाटर प्रिजर्वेशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सीज एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये जो जितने भी हमारे एक्ट हैं, इससे रिलेटेड जितने भी केसेस आते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, हमारे एनजीटी के पास जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। तो देखिए प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है हमारा उस बेसिस पे काम करता है, ठीक है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स भी हैं और प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि ये इस तरीके की अगर इनका जो भी कह सकते हैं वर्डिक्ट आता है, ठीक है, जो भी सजेशन देते हैं तो वो किस बेसिस पे होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ पे इनका मेन क्या कह सकते हैं प्रिंसिपल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ओके, तो आपको यहाँ पे आई होप एनजीटी से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो यहाँ पर क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिटोरियल के सेक्शन की तरफ। यहाँ पर हमारे आज 2 एडिटोरियल्स हैं जो हमें मेनली डिस्कस करने हैं। तो देखिए ये वाला जो एडिटोरियल है इसमें हमें इतना ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तालिबान के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो तालिबान है तो विमेंस के प्रति इनका जो विमेंस में यहाँ पे इनका जो अप्रोच है वो कितना ही ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही गिरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि उनकी जो अप्रोच है ये क्या कहते हैं, जो शरिया लॉ है और इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो विमेंस हैं उनको एजुकेशन का कोई राइट नहीं है ना, उन्हें ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। उनका जो मेन काम है सर मतलब इवन आप कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक चोर्स हैं वो करना चाहिए, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। तो ये आर्टिकल हमें इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, गोइंग ऑफ कोर्स। अब देखिए ये आर्टिकल है हमारा रिलेटेड टू मनरेगा, है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए जब से यहाँ पे बजट आया है तब से हम कंटिन्यूसली जो मनरेगा है ये हमारी न्यूज़ में है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमारे बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा, इवन 50 to 60% जो चांसेस है कि आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ना। मनरेगा के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस आर्टिकल में क्या है उसे हम देखते हैं। मनरेगा कब आया था, मनरेगा के बारे में देखिए 2005 में आया था, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था मनरेगा का, कि मनरेगा में क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है अर्बनाइजेशन यहाँ पे कंटिन्यूसली हो रहा है। पीपल यहाँ पे क्या हो रहा है, रूरल जो पीपल हैं रूरल एरिया से वो कहाँ जा रहे हैं, अर्बन की तरफ मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे माइग्रेशन जो था उसको यहाँ पे मतलब रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए मनरेगा को लाया गया। अब देखिए हम यहाँ पे मूव क्यों करते हैं, माइग्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाँव में रूरल एरिया में हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ जाना पड़ता था, हम अर्बन एरियाज में जाते थे, ठीक है। तो इस माइग्रेशन को रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, मनरेगा को लाया गया। दूसरा यहाँ पर दूसरा फैक्टर क्या है कि मनरेगा के अंडर क्या किया जाता था, रूरल डेवलपमेंट की बात की गई। यहाँ पे जो रूरल डेवलपमेंट की भी यहाँ पे क्या की बात की गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब रूरल एरिया में आप क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप रोड बना रहे हैं, ठीक है, रूरल एरिया में रोड बना रहे हैं, तो उसके अंडर आप क्या कर रहे हैं, मनरेगा के अंडर जो रूरल पीपल है उनको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल जो रूरल एरियाज है उसका यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था, मनरेगा को लेकर आया गया था। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड इश्यूज क्या आ रहे थे, ठीक है। मनरेगा के अंदर यहाँ पे क्या होता है, 100 डेज आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। अगर आपने आज एम्प्लॉयमेंट की बात की है कि आपको यहाँ पे काम चाहिए, है ना, रोजगार चाहिए, काम चाहिए, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, 100 डेज के लिए आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता। अब हम इशू की बात करें तो इशू इसमें क्या आ रहे हैं कि इस टाइम पे जो अभी बहुत बड़ा इशू है कि जो वेजेस है उसमें यहाँ पे डिले हो रहा है। क्या हो रहा है, वेजेस में यहाँ पे डिले किया जा रहा है, बहुत सारे यहाँ पे पेंडिंग वेजेस हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ फंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो बजट एलोकेशन है फंड्स का वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ये इशू फेस करने पड़ रहे हैं। अब देखिए इस साल के जो बजट है उसमें भी क्या किया गया है, मनरेगा में यहाँ पे कटौती की गई है ना। जो हमारा बजट आया है हमने उसमें देखा कि क्या किया गया है, मनरेगा से जो फंड है उसको यहाँ पे कट किया गया है,
जिसमें यही बता रहे हैं कि जो मनरेगा है वो जो सेंटर के सजेशन है, द सेंटर सजेशन ऑन चेंजेस इन मनरेगा सीम्स मिसगाइड। तो यहाँ पे मनरेगा को जो चेंज करने के यहाँ पे कुछ सजेशंस बताए गए कि सेंटर क्या कर रहा है, कुछ सजेशंस दे रहा है मनरेगा को चेंज करने का। तो आई थिंक ये क्या है, मिसगाइडेड है। यहाँ पे सेंटर क्या कह रहे हैं कि सेंटर क्या एक तरीके से मिसगाइडेड है, क्योंकि मनरेगा क्या है, हमारे लिए बहुत अच्छी स्कीम है। ये क्या कर रहा है, देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो माइग्रेशन है वो यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। अब देखिए माइग्रेशन स्टॉप हो रही है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए रूरल से यहाँ पे क्या होता है, अर्बन एरियाज में हम जाते हैं, तो यहाँ पे जो अर्बन एरियाज है उनकी जो डेंसिटी है, ह्यूमन डेंसिटी है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती है। जो यहाँ पे माइग्रेट होकर वर्कर्स आए हैं उन्हें भी इवन, और जो यहाँ पे अर्बन लोकलाइज्ड हैं उन्हें भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ, इवन हेल्थ में यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, तो वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको यहाँ पे ये सारी चीज़ें रोकने के लिए मनरेगा आया था, बट सेंटर क्या हो रही है, मिसगाइड हो रही है। इसके इस आर्टिकल में यही बताया गया। अब मनरेगा में देखिए क्या है, मनरेगा में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे मनरेगा में क्या होता है, डिमांड बेस्ड एलोकेशन होता है। ठीक है, डिमांड बेस्ड, जैसे कि आज हमने क्या करी, एम्प्लॉयमेंट की डिमांड करी कि मुझे क्या चाहिए, काम चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने काम मांगा कितने दिन के लिए, फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे डिमांड भी होती है, जैसे कि 100 डेज का इसमें वर्क होता है। ठीक है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 7 दिन के लिए काम चाहिए या फिर 10 दिन के लिए काम चाहिए, बट यहाँ पर मुझे काम कितने दिन के लिए दिया गया, काम मुझे दिया गया सिर्फ 5 डेज का। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट के यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जब किया जाता है तो उसमें ये कहा जाता है कि जो डिमांड है, अब देखिए इशू की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जब डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है तो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि सिर्फ जो वर्क की डिमांड यहाँ पर की गई है वो सिर्फ 5 डेज की गई है। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास, यहाँ पे जो सेंटर के पास है, वो क्या जाता है कि यहाँ पे जो डिमांड हो रही है मनरेगा के अंदर वो क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे फंड को भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे फंड का जो एलोकेशन है उसे भी कम किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से ये जो फंडिंग है वो कम की जा रही है। अब यहाँ पर हम बात करें अगर डेवलपमेंट की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसी आर्टिकल में बात करेंगे हम, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट कैसे होगा, यहाँ पे डिमांड रूरल एरिया में मेनली कहाँ कहाँ वर्क होता है, जैसे कि इस आर्टिकल में ही कहा गया कि अगर हम मनरेगा की बात करें तो रूरल एरिया में कैनाल को खोदा जाता है या फिर रोड बनाई जा रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे काम किए जाते हैं। बट यहाँ पे गवर्नमेंट इसको किस तरीके से लिंक करती है कि यहाँ पे सर रोड वगैरह बनाया जा रहा है, अब इसमें यहाँ पे इतनी फंडिंग की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, मनरेगा का क्या है, मनरेगा का काम है वर्क प्रोवाइड करना। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए रोड बनाए जा रहे, कैनाल बनाए जा रहे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एसेट क्रिएशन होगा। रोड बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ टोल्स भी होंगे। ठीक है, कैनाल का यूज होगा, तो यहाँ पे एसेट क्रिएशन होगा। अगर हम काम नहीं देंगे तो जो हमारा एसेट क्रिएशन है उसमें यहाँ पे कमी आएगी। ठीक है ना, एसेट क्रिएशन में कमी आएगी, तो जो रूरल कहाँ कमी आएगी, हमारे रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में यहाँ पे एसेट क्रिएशन होगा तो इससे क्या होगा, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, और कैपिटल का फॉर्मेशन होगा तो हमारी जो हमने जितना भी पैसा इसमें मनरेगा स्कीम में लगा है वो हमें यहाँ पे रिटर्न्स मिलेंगे। बट गवर्नमेंट इस चीज को यहाँ पे क्या कर रही है, लिंक नहीं कर रही है। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि कंटिन्यूसली क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो है बजट को, जो फंडिंग है उसको यहाँ पे कट कर रही है। अब दूसरी यहाँ पे सेकेंड चीज क्या आ जाती है, करप्शन। क्या, करप्शन यहाँ पे आ रहा है। करप्शन किस तरीके से कि अभी जो मनरेगा है तो उसमें जो फंडिंग प्रोवाइड की जाती है वो डायरेक्टली यहाँ पे सेंटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेंटर और स्टेट के बीच में। तो देखिए यहाँ पे जो पूरा कंट्रीब्यूशन होता है फंड का वो 100% अभी गवर्नमेंट दे रही है। तो इसे ये कहा जा रहा है कि इसको स्प्लिट कर देना चाहिए बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, है ना। तो मतलब सेंटर के पास 60% हो और स्टेट के पास 40% हो, तो इस तरीके से क्या कर देना चाहिए, इसको स्प्लिट कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, टू मेक स्टेट मोर विजिलेंट रिगार्डिंग करप्शन। तो यहाँ पे जो हम ज्यादा क्या कर पाएंगे, जैसे कि अभी टोटली क्या किया जा रहा है, जो फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है वो सेंटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सेंटर यहाँ पे क्या करती है, स्टेट को फंडिंग दे देती है। ठीक है, फंड्स दे देती है कि आपको क्या करना है, मनरेगा के अंदर इतना इतना पूरा फंड आपको दिया जा रहा है। बट स्टेट यहाँ पे करप्शन वाली बात आ जाती है। ठीक है, अब
फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंटर प्रोवाइड कर रही है। किसको? स्टेट को। अब स्टेट क्या करेगी? जो ये फंड, जितना भी पैसा दिया गया है वो मनरेगा के जितने भी वर्कर्स हैं उनको प्रोवाइड करेगी। बट यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है किसका? करप्शन का। तो करप्शन के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो पूरी फंडिंग है, वेजेस है, वो यहाँ पर वर्कर्स को नहीं मिल पाते। तो यहाँ पे ये बात की गई कि यहाँ पर ये जो फंडिंग का जो हमारा वो है ना, उसको क्या कर देना चाहिए? स्प्लिट कर देना चाहिए बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट, है ना। जब आप स्प्लिट कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेट को भी अपने बजट से कुछ फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कहाँ? मनरेगा में। तो यहाँ पर क्या होगा? जो करप्शन है वो यहाँ पर हमको कम होता दिखाई देगा। ओके, तो इस आर्टिकल में इतना ही। इसमें देखिए लास्ट में इसमें बहुत अच्छी बात कही गई कि द गवर्नमेंट मस्ट चेंज इट्स अप्रोच टुवर्ड्स द मनरेगा बाय रिकॉग्नाइजिंग इट्स पोटेंशियल एंड क्रिएटिंग द पुअर्स राइट टू वर्क। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को जो मनरेगा के टुवर्ड्स एक अप्रोच है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। जो मनरेगा का एक पोटेंशियल है उसे यहाँ पे क्या करना होगा? रिकॉग्नाइज करना होगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है यहाँ पे? पुअर्स का एक तरीके से देखिए हर एक इंसान, मतलब कि यहाँ पे इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, मेडिकल में नहीं जा रहा है, बड़ी बड़ी जो एमएनसी कंपनीज होती हैं वहां पर जाके वर्क नहीं कर रहा है। तो देखिए जो पुअर पीपल है उनका जो राइट टू वर्क है उसको यहाँ पे कैटेगराइज करना होगा, जो कि हम मनरेगा के थ्रू उनको यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो आई होप ये आर्टिकल आपको पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी एंड द स्टोरी ऑफ टू बजट। अब देखिए इस आर्टिकल में क्या कहा है मेनली, जब से बजट आया है इसमें, इस आर्टिकल में मेनली टू बजट्स को क्या किया गया है? एक साथ लेकर आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेंटर का यूनियन बजट है और राजस्थान का जो बजट है इसको यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है राजस्थान में भी क्या है? नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाले हैं और हमारा जो हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन है वो भी नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो यहाँ पर अभी ही मतलब कि देखिए 2 तारीख को हमारा, 1 तारीख को हमारा क्या आया? यूनियन का बजट आया और 10 तारीख को जो राजस्थान की असेंबली है वहां पर क्या हुआ? बजट आया। तो यहाँ पर राजस्थान के बजट को और जो हमारा यूनियन बजट है उसको यहाँ पर कंपेयर किया गया है। अब कैसे कंपेयर किया गया है कि राजस्थान के जो बजट है उसमें मेनली किसको? जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स है ना, सोशल सिक्योरिटी पर यहाँ पर ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, किस पर ज्यादा फोकस किया गया है? सोशल सिक्योरिटी पर। और जो हमारा यूनियन बजट है उसमें कहा गया है कि यूनियन बजट में सोशल सिक्योरिटी क्या है? मिसिंग है। क्या? सोशल सिक्योरिटी जो है हमारी मिसिंग है। अब ये सोशल सिक्योरिटी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए इसमें यही बताएगा कि किस चीज में यहाँ पे कितना एलोकेशन किया गया है, सारी चीजें। अब इस इन बजट को ये कंपेयर करते हुए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस किया गया है, NSAP। NSAP क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज NSAP? तो देखिए सोशल सिक्योरिटी क्या है? सोशल सिक्योरिटी के अंदर ही आपका क्या आ जाता है यहाँ पर? NSAP। NSAP क्या है? इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है? पेंशन प्रोवाइड की जाती है। किसको? जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं, ठीक है ना, जो विडोज हैं, है ना, डिसेबल पर्सन है, तो उन्हें क्या किया जाता है? यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है ना, तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं? उन्हें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, सोशल सिक्योरिटी। अगर पर्सन फाइनेंशियली यहाँ पर उनके पास, यहाँ पे देखिए अगर हमारे हाथ में पैसा होता है तो हम थोड़ा यहाँ पर एक कह सकते हैं ना, एक सिक्योरिटी टाइप की हम फील करते हैं कि हाँ हम सिक्योर हैं। तो यहाँ पर ये सोशल सिक्योरिटी में क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम कब आया था? 1995 में आया था। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया जाता है? पेंशन प्रोवाइड की जाती है। जो हमारे ओल्ड एज हैं, विडोज हैं, है ना, जो डिसेबल पर्सन है, तो इन्हें क्या किया जाता है? पेंशन प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए इस आर्टिकल में पूरा ये कहा गया कि जो पेंशन है ये कब, जो सेंसस है ये 2001 से चल रहा है ना। 2001 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वहां पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया जा रहा है? बजट का एलोकेशन किया जा रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या कही गई है कि इसमें जो मेनली जो डिसेबिलिटीज हैं वो किस फैमिली से हैं? BPL लाइन से, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जितने भी पर्सन हैं, सिर्फ उन पर्सन को जो BPL फैमिलीज हैं उन्हें इस पेंशन में, मतलब कि इस सोशल सिक्योरिटी में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब इसमें ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या इंश्योर करने की बात कही है कि हम क्या इंश्योर करेंगे? क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल सिटीजन। बट हमें ये क्या दिखाई देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है ना।
ऐसा कुछ भी मतलब कि हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए सोशल सिक्योरिटी बजट की बात करें तो उसमें जो सोशल सिक्योरिटी है उसे भी कट किया गया है। ओके, यहाँ पर अभी हमने ये आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस किया मनरेगा की, ठीक है। तो मनरेगा से भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हमारा जो बजट है उसको यहाँ पर कट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए यही सारी चीजें कही गई हैं कि किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी है वो हमारे बजट से मिसिंग है। अब देखिए ओल्ड एज की अगर हम बात करें, ओल्ड एज की क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं यहाँ पर। ओल्ड एज के अगर हम कंसर्न्स देखें तो मेनली यहाँ पे क्या होता है, एक मॉनिटरिंग का कंसर्न होता है, दूसरा होता है लोनलीनेस का। अब मॉनिटरिंग का देखिए फॉर एग्जांपल जो ओल्ड एज पर्सन है उनके बारे में हम अगर देखें तो क्या हो जाता है, जब तक हम छोटे हैं, ठीक है, बच्चे हैं हमारे पास, हम उनकी देखभाल करने के लिए उनके पेरेंट्स होते हैं। फिर हम यहाँ पे यूथ स्टेज में आते हैं तो हम अपनी जॉब करते हैं, हमारे पार्टनर होते हैं। जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं तो यहाँ पर एक पर्सन की जरूरत होती है जो कि हमारी यहाँ पे केयर करे, ठीक है। यहाँ पे केयर करते हैं सारी चीजें, तो यहाँ पे मॉनिटर करने की। अब ओल्ड एज में जाते जाते हमें बहुत सारी डिसीज भी हो जाती है, बीमारियां भी हो जाती हैं कभी कभी। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, यहाँ पे उनको मॉनिटर करने के लिए पहली चीज़ ये आ जाती है। दूसरा लोनलीनेस, बहुत सारे आपने कई बार देखा होगा कि जो जब पर्सन यहाँ पे ओल्ड हो जाता है तो उन्हें ओल्ड एज होम यहाँ पर भेज दिया जाता है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, फैमिली से अलग कर देते हैं। तो इसके कारण यहाँ पे क्या इश्यूज हमें देखने को मिलता है, ओल्ड एज में मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने के मिलते हैं। दूसरा, कभी कभी हमें बहुत सारे जो सुसाइड की केसेस हैं वो हमें यहाँ पे देखें, हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो कंटिन्यूसली है उनकी यहाँ पर इंक्रीज होती दिखाई देती। तो ये सारे हमारे क्या है, ओल्ड एज से इश्यूज हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पेंशन प्रोवाइड की जाती है, जो हमारा नास्पा है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, इसमें जो पेंशन प्रोवाइड की जाती है तो इसमें 2007 से जो पेंशन प्रोवाइड की जा रही है हमारे ओल्ड एज को और विडोज को, उसमें यहाँ पे रिवाइज नहीं किया गया, ठीक है। हर बार यहाँ पे बात की जाती है कि जो यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड की जाती है, सैलरीज प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें ये कहा जाता है कि इन्फ्लेशन को भी यहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या करता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सैलरीज हैं उनको यहाँ पे क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। हम यहाँ पे एमपी एमएलएस की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाइए, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रहा है और जो हमारी सैलरीज है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। बट यहाँ पर अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, इस स्कीम की बात करते हैं, तो इसमें जो पेंशन प्रोवाइड की जा रही है ना, इसमें क्या कहा गया है, जो पेंशन प्रोवाइड की जा रही है अभी भी क्या है, जो ओल्ड एज पीपल है उनको 200 रुपीज और विडोज को यहाँ पे 300 रुपीज यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये कब से चला आ रहा है, 2007 से चला आ रहा है और इसे अभी तक यहाँ पर रिवाइज नहीं किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये कितना बड़ा, इसमें क्या है, जो इन्फ्लेशन है इसको यहाँ पर क्या किया गया है, मेजर नहीं किया गया कि हमें क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा। अब फॉर एग्जांपल हम 2007 की बात करें तो हमारे पास हम कोई सामान लेने जा रहे हैं तो वो सामान कितने का, 100 रुपए का है। ओके, नाउ हम यहाँ पर कहाँ है, अभी एट प्रेजेंट हम देखें यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। 2023 में हम देखें तो अभी भी हमें पता है कि इन्फ्लेशन कितना है, 6.25% हमारा इस टाइम का करंट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो अब ये जो चीज 100 रुपए की थी, आज उसका जो रेट है वो कितनी हो चुकी है, यहाँ पे 500 रुपीज हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यही बताएगा कि इसमें इन्फ्लेशन को मेजर नहीं किया गया है। उनको जो पेंशन प्रोवाइड की जा रही है वो 2007 से जो पेंशन का उनको अलॉट किया गया है, बस उसी के यहाँ पे तहत प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए इस स्कीम के अंदर 3 मेनली स्कीम आ जाती है, 3 मेन प्रोग्राम आते हैं। कौन कौन से, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। ओके, तो ये 3 स्कीम है जिसके अंदर यहाँ पे क्या किया जाता है, मतलब कि 15 से मतलब कि आपको यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड की जाती है। अब इसमें देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे इन्फ्लेशन को यहाँ पे क्या गया इंडेक्स करें तो 2007 से 2023 तक अगर हम बात करते तो 193.19% जो एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन रेट है उसमें इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। मतलब करंट रेट अभी हमारा कितना इन्फ्लेशन का 6.2.5%। ओके, हम 2016 की बात करते हैं, इसमें ये कहा गया है कि जो अगर हम करंट रेट देखें तो 2007 में जो 200 रुपए यहाँ पर जिसकी वैल्यू यहाँ पे 200 रुपए थी, हम करंट में देखें 2023 में तो आज उस 200 रुपए की वैल्यू कितनी हो गई है, 500, मतलब कि 600 तक इसकी जो हो गई है वैल्यू हो गई। तो देखिए 200 से कितना हो गया, 600। और आप जो पेंशन दे रहे हैं वो अभी भी कितनी दे रहे हैं, वो आपकी जो 2007 में जो आपने 200 और 300 रुपए प्रोवाइड कर रहे थे सिर्फ वही प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर
ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन है उसको भी यहाँ पे मॉनिटर करना होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात की जाती है कि जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो पूरा, अगर हम उसमें देखें जो हमारी इंडियन यूनियन गवर्नमेंट है, तो उसमें जो डिसेबिलिटी वाले जो डिसेबिलिटी पेंशन है, जो डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया वो कितना है, 80% है। अगर कोई पर्सन 80% डिसेबल है तभी उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट की बात करते हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको यहाँ पर 40% कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन अगर 40% डिसेबल है तो आप वो क्या है, एलिजिबल है फॉर द पेंशन ऑफ फॉर द रिसीविंग अ डिसेबिलिटी पेंशन, मतलब कि डिसेबिलिटी का जो पेंशन है उसको रिसीव करने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो राजस्थान का हम देखें बजट, तो वो कितना इंक्रीज हुआ है, 14 लाख से वो 58 लाख जो है उसमें हमें पेंशन, जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो देखिए इसमें मेनली इस आर्टिकल में जो सोशल सिक्योरिटी है उसके बारे में बताया गया किस तरीके से जो हम बात कर, हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे बात करती है एक डिग्निफाइड लाइफ की, ओके, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की, डिग्निफाइड लाइफ की। तो यहाँ पर हमें कहीं भी मतलब ये नज़र दिखाई नहीं दे, मतलब कि नज़र आता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो सोशल सिक्योरिटी उससे यहाँ पे हमारा जो फिजिकल कंसोलिडेशन का अभी जो ये मामला चल रहा है ना, आप सभी को पता है फिजिकल कंसोलिडेशन किया जा रहा है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सब्सिडीज़ को कट कर रहे हैं, ये पेंशन जैसी वेलफेयर स्कीम से यहाँ से सारी चीज़ों को कट किया जा रहा है ताकि हम क्या कर सकें, फिजिकल कंसोलिडेशन कर सकें। नेक्स्ट इसमें देखिए इसमें बात की गई है इंश्योर मिनिमम कंडीशन एंड डिग्निटी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट रिकॉग्नाइज दैट पर्सन पेंशन इज अ राइट फॉर वर्क डन बाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, डिग्निटी की बात की जा रही है कि जो पेंशन है वो क्या है, राइट है, राइट फॉर वर्क, क्या है, राइट फॉर वर्क है, मतलब कि उन वर्कर्स का ये राइट है जिन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पर काम किया है। एक तरीके से उन्होंने क्या किया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करके आपकी जीडीपी में ही यहाँ पे इंक्लूड किया है ना, आपकी इकोनॉमी को यहाँ पे क्या किया है, आपकी इकोनॉमी में, आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है। तो फिर ये जो पेंशन है ये आप कुछ अलग से नहीं दे रहे हैं, ये क्या है, एक राइट है उनका, ठीक है, जो जिन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पर काम किया है, तो ये क्या है, एक राइट है। यहाँ पे जो पीपल्स के द्वारा डिमांड भी की जाती है, पे मूवमेंट कई तरह के हम देखते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें सिर्फ ये डिमांड की जाती है कि आप कितना पेंशन दीजिए, जो उनका वेज है ना, जो उनके वेजेस थे उसका सिर्फ आप 50% भी देंगे पेंशन में तो उनके लिए इनफ है, ओके। तो इसमें और उसको सिर्फ आप क्या करते जाइए, इन्फ्लेशन के साथ, हाँ, उसको आपको एडजस्ट करना होगा। तो ये यहाँ पर पीपल्स की डिमांड है, बट जो गवर्नमेंट है इसमें यहाँ पे क्या कर रही है, इसमें कमी दिखाई दे रही है। अब इसमें लास्ट में देखिए, वल्नरेबल वर्किंग पीपल, सीनियर सिटीजन एंड द डिसेबल राइट बेस्ड इंटाइटल्ड प्रोवाइडेड अ मेजर फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ विच शुड बी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी डेमोक्रेसी रिगार्डलेस ऑफ द इमीडिएट इलेक्टोरल इम्प्लीकेशंस। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सीनियर सिटीजन है, डिसेबल हैं, उनका क्या है, ये राइट है, पेंशन क्या है, उनका ये राइट है, ठीक है ना। और हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या है, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उनकी कंट्री में जितने भी यहाँ पे डिसेबल सीनियर सिटीजन है, डिसेबल हैं, राइट बेस्ड, उनका जो वर्किंग पीपल है, वल्नरेबल वर्किंग पीपल है, उनको यहाँ पर उनके राइट्स यहाँ पर मिले, ओके। तो इसमें लास्ट में यही कहा गया कि अल्टीमेटली इट इज अवर compassion and commitment to meet the basic needs of our most marginalized people that will gauge us as a society and as a nation। तो ये जितने भी हमारे जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल है, हमें क्या जरूरत है कि उनकी जो नीड्स है, उनकी जो एटलीस्ट बेसिक नीड्स है, उसको हम यहाँ पे क्या करें, पूरा करें, ओके। तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखिए इसमें मनरेगा के बारे में पूरा है, आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया जापान आर्मी एक्सरसाइज गेट्स अंडर वे टू शिगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया और जापान की आर्मी एक्सरसाइज हो रही। अब ये यहाँ पर न्यूज़ है तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये प्रीलिम बेस्ड फैक्ट है। तो कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, ये आर्मी एक्सरसाइज है। तो देखिए आर्मी एक्सरसाइज कौन सी है, धर्मा गार्जियन, ठीक है। ये कहाँ पर हो रही, कैंप में इमाजुल इन, ये जापान में ही हो रही है, जापान की कैंप में, ठीक है। तो ये आर्मी एक्सरसाइज का नाम क्या है, धर्मा गार्जियन। इससे आपको यहाँ पर कुछ दिन पहले हमने जनवरी में यहाँ पे डिस्कस किया था, आई होप आप यू हैव रिमेंबर कि जनवरी में भी एक नेवी एक्सरसाइज हुई थी, सॉरी एयर एक्सरसाइज हुई थी, तो उसका नाम क्या था, वीर गार्जियन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया एयर फोर्सेस हेल्ड द
मेडन एयर एक्सरसाइज वीर गार्जियन। तो आपके लिए यहाँ पे सब क्वेश्चन क्या बनता है कि इंडिया और जापान के बीच में अभी मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, धर्मा गार्जियन, एंड जो हमारी एयर एक्सरसाइज हुई थी उसका क्या नाम है, वीर गार्जियन। तो देखिए अभी ये न्यूज में है, इसलिए हमारे लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज है ओवर 1000 पेंगोलिन्स पोस्ट एंड ट्रैफिक्ड इन इंडिया इन पास्ट 5 ईयर्स। अब देखिए जो पेंगोलिन्स हैं ये हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू हो जाता है, ठीक है। इंडिया में 2 टाइप्स के पेंगोलिन पाए जाते हैं, एक इंडियन पेंगोलिन और एक होते हैं चाइनीज पेंगोलिन। तो ये रिपोर्ट आई है और जो 18 फरवरी आज जो है वर्ल्ड पेंगुइन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे ऑब्जर्व ऑन फरवरी 18। अब यहाँ पे फैक्ट बताया जा रहा है, एक रिपोर्ट आई है कि 2018 से हम देखें 2022 तक, तो यहाँ पर 1203 जो पेंगुइन्स हैं वो पाए इलीगली, यहाँ पे उनका क्या किया जा रहा है, यहाँ पे उनका इलीगली उनका क्या किया जा रहा है, पोचिंग की जा रही है, उनका यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ट्रैफिकिंग की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे मेनली देखिए उड़ीसा में कितना ज़्यादा हुआ है, उड़ीसा में 154 जो पेंगुइन्स हैं उनको इंसिडेंट देखने को मिले हैं, उसमें से 74 को तो यहाँ पे सीज कर लिया गया है, ओके। महाराष्ट्र में फिर 135 पेंगुइन्स, ओके। तो इस तरीके के जो केसेस है टोटल यहाँ पे 342 जो इंसिडेंट्स हैं हमें यहाँ पे दिखाई देते हुए दिखाए, ठीक है। तो ये किसके द्वारा रिपोर्ट गई है, इंडियन पेंगोलिन ब्यूरो इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के अकॉर्डिंग इसमें ये केसेस आए हैं। अब देखिए इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको कहाँ पर इसका जो ट्रेड हो रहा है, जो इलीगल ट्रेड हो रहा है ना, वो कहाँ हो रहा है, मेनली यहाँ पे चाइना में हो रहा है। चाइना में ऐसा कहा जाता है कि जो चाइना है ये इसका बहुत बड़ा मार्केट है, नेशनल मार्केट एक तरीके से कह सकते हैं, ये पोचिंग का इंटरनेशनल मार्केट है। यहाँ पे क्या किया जाता है, तो चाइना क्या करती है, इसका यूज करती है, इनकी जो शेल्स होती है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो शेल्स हैं है ना, तो इनका यूज वो लोग मेडिसिन में करते हैं, ऐसा उनका कहा जाता है। अब हमें नहीं पता कि सीरियसली वो करते हैं भी या नहीं। और दूसरा इसका जो मीट है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमें पेंगुइन्स हैं वो हमें इनकी जो पोचिंग और ट्रैफिकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम पेंगुइन्स के बारे में देखते हैं कि वाटर पेंगुइन्स। तो देखिए पेंगुइन्स आर सेक्युलरली एंटीएटर मैमल्स दे एंड दे हैव अ लार्ज प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल्स कवरिंग देयर स्किन। तो आपने अभी देखा इसमें किस तरीके से उनकी जो स्किन में इस तरीके से शेल्स होते हैं, तो ये केराटिन होते हैं और ये क्या करते हैं, मेनली ये रात में निकलते हैं, ठीक है। तो और ये रात में निकलते हैं और ये जो चींटियां वगैरह होती हैं है ना, जो छोटे छोटे यहाँ पे चींटियां वगैरह होती हैं, इनकी डाइट में देखें तो ये क्या है, पेंगुइन्स आर नॉकल्चरल। तो नॉकलर का मतलब होता है कि वो एनिमल जो कि सिर्फ रात में बाहर आता है ना, नाइट टाइम में यहाँ पे बाहर आता है। इनका डाइट क्या है, मेनली आंट्स टर्मिट्स है ना, तो ये मेनली इनको यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी टंग से इनको कैप्चर करके इसको खा लेते हैं। टाइप्स में देखें तो आउट ऑफ द 8 स्पीशीज, टोटल 8 स्पीशीज होती हैं, तो इंडिया में मेनली 2 स्पीशीज पाई जाती हैं, एक इंडियन पेंगुलिन और दूसरी चाइनीज पेंगुलिन। अगर हम डिफरेंस देखें तो इंडियन पेंगुलिन is a large anterior covered by 11 to 13 rows of scales on the back. The terminal scale also present on the lower side of the tail of the Indian pangolin, which is absent in Chinese pangolin. हैबिटाट की बात करें तो इंडियन पेंगुलिन कहाँ पर है, मेनली पाए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एक्सेप्ट द एरिड रीजन, हाई हिमालयंस एंड नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे पूरे इंडिया में है, सिर्फ कहाँ कहाँ नहीं है, जो हमारा एरिड रीजन है और जो हमारे हाई हिमालयाज है और जो हमारा नदर्न ईस्ट वाला पार्ट है, नदर्न ईस्ट वाले पार्ट में यहाँ पे नहीं है। मेनली कहाँ का है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका में ये स्पीशीज पाई जाती हैं। चाइनीज पेंगुलिन की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, हिमालयन फुट हिल्स पे और ईस्टर्न नेपाल, भूटान, नदर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश थ्रू सदर्न चाइना, ओके। थ्रेड टू पेंगुलिन की बात करते हैं तो ये क्या, दे आर बिलीव टू बी वर्ल्ड मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल, दुनिया में सबसे ज्यादा इनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, ओके। कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं हमारे इंडियन पेंगुलिन, ठीक है। और जो चाइनीज पेंगुलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ओके। आप एक बार यहाँ पे इमेज देख लीजिए किस तरीके से होते हैं। तो देखिए ये इंडियन पेंगुलिन है, तो आपके देखिए यहाँ पे जो इंडियन पेंगुलिन और ये चाइनीज पेंगुलिन, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, कलर में भी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है और इनकी जो टेल है ना, ये थोड़ी ज्यादा लॉन्ग होती है इन कंपेरिजन टू इंडियन पेंगुलिन, ओके। तो आई होप आपको यहाँ पे पेंगुलिन से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रशिया टू टेस्ट मिसाइल इन नेवल ड्रिल विद चाइना। अब देखिए यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 कंट्रीज है मेनली, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन तीनों के बीच में क्या हो रही है, एक ड्रिल एक्सरसाइज हो रही है, कहाँ पर, इंडियन ओशन कोस्ट ऑन फ्राइडे इन अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द 3 कंट्रीज। यहाँ पे तीनों कंट्रीज एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनके बीच में एक एक्सरसाइज होने वाली है, कहाँ,
ड्रिल एक्सरसाइज होगी, नेवल ड्रिल एक्सरसाइज। कहाँ? नेवल ड्रिल एक्सरसाइज हमारे इंडियन ओशन कोस्ट में। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। जब से रशिया यूक्रेन वॉर चला है तो रशिया और चाइना के जो हमारे रिलेशन है उसमें हमें यहाँ पर इम्प्रूव दिखाई दे रहा है ना, इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो रशिया है वो किसकी तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है? चाइना की तरफ। यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर के कारण रशिया और चाइना के यहाँ पे जो रिलेशंस है वो यहाँ पे मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। तो मेनली ये जो एक्सरसाइज है, देखिए द Russia's invasion of Ukraine and China tense relationship with the West. The 10 days of exercise named Mosi Second will coincide with the first anniversary of Russia's invasion Ukraine on February 24। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 24 फेब से यहाँ पे एक साल हो जाएगा रशिया को मतलब रशिया ने जो यूक्रेन में यहाँ पे इन्वेजन किया है तो उसको पूरा एक साल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के बीच में देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, जो हम यहाँ पर ध्यान से देखिए ब्रिस्क में कौन कौन सी कंट्रीज है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो देखिए रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनके बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से एक्सरसाइज हो रही थी। मतलब ये 3 कंट्रीज एक साथ आ रही। अगर हम इंडिया और ब्राजील को यहाँ पर निकाल दे तो देखिए एक ब्रिस्क है, इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? क्वाड से, है ना। तो क्वाड क्या है? जैसे कि क्वाड है यहाँ पे काउंटर करने के लिए, कि चाइना को काउंटर करने के लिए ये एक ग्रुप है। तो यहाँ पे ब्रिस्क भी मतलब कि ब्रिस्क में जो रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है तो इसका भी हमें एक तरीके से ग्रुपिंग दिखाई दे रही, मतलब एक अलग तरीके की यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप, ग्रुपिंग दिखाई दे रही। अब इंडिया के लिए अगर हम बात करें, देखिए इंडिया अगर यूएस के साथ इंगेज होता है ज्यादा तो इसमें किसको प्रॉब्लम होती है? रशिया को प्रॉब्लम होती है। और अगर इंडिया रशिया के साथ ज्यादा यहाँ पे इंगेज होता है तो किसको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है? जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएस है, उसको यहाँ पे इश्यूज होते हैं। तो इसमें देखिए हमारे लिए सिर्फ इतना ही है कि रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के बीच में यहाँ पे क्या हो रही है? नेवल ड्रिल एक्सरसाइज हो रही है इंडियन ओशन कोस्ट में। ओके, हमारे लिए सिर्फ अभी इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ग्लोबल स्लो डाउन पाथ स्टिल अनसर्टेन, इंडियाज टू डीकपल। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंडिया में जो डोमेस्टिक कंजप्शन है और इन्वेस्टमेंट है वो क्या करेगा? बेनिफिट करेगा किसको? बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पर्सपेक्ट फॉर एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे बात की जा रही किसकी, कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें, अगर ग्लोबल स्लो डाउन आता भी है ना, ग्लोबल यहाँ पर स्लो डाउन आता भी, बट वो क्या करेगा? इंडिया को यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों अफेक्ट नहीं करेगा? इसमें बात कही जा रही कि हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है और इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर क्या हो रही है? डीकपलिंग हो रही है। यहाँ पे 2 चीजें होती है, कपलिंग और एक होती है डीकपल। कपल का मतलब होता है कि मतलब चीजें जैसी चल रही हैं आप भी उसके साथ क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है तो सारी कंट्रीज यहाँ पे क्या हो रही है? स्लो डाउन की तरफ जा रही है। डीकपलिंग का मतलब होता है कि आप उसके क्या है? अपोजिट में है ना। जैसे कि ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है बट यहाँ पे आप कंटिन्यूसली मतलब कि स्लोली ही सही, बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ग्रो कर रहे हो, उसका अफेक्ट आपके ऊपर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया क्या हो रहा है? डीकपल हो रहा है। डीकपल इन द सेंस कि अगर यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल डिमांड नहीं बढ़ रही बट जो हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन है और इन्वेस्टमेंट है वो क्या करेगा? वो इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या होगा कि जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्ट है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, वो यहाँ पर स्ट्रेंथ होगा। ना देखिए जो स्टेट की हमारी यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, आरबीआई के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है, एक बुलेटिन है, रिपोर्ट नहीं ये बुलेटिन है, एक आर्टिकल की तरफ है जो आरबीआई के द्वारा निकाला जाता है। यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, है ना। आरबीआई ऑफिशियल्स ऑब्जर्व्ड इन बुलेटिन आर्टिकल ऑन स्टेट ऑफ इकोनॉमी एडिंग हाउएवर इंडियाज इकोनॉमी वुड लाइकली डीकपल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इन इंडिया डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट वुड बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रॉन्गर प्रोस्पेक्ट ऑफ फॉर एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज, स्ट्रेंथनिंग बिजनेस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ये डीकपलिंग हो रही है वो क्या करेगा? जो एग्रीकल्चरल हमारा प्रोस्पेक्ट है उसको यहाँ पर इंक्रीज करेगा। अब ना देखिए ये सारी हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कंजम्पशन की बात हो रही, कंजम्पशन हमारी जो जीडीपी चलती है, इकोनॉमी जो हमारी ग्रोथ कर रही है वो कंजम्पशन बेसिस है, हमारी जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन बेसिस है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? आप सभी को पता है इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम कंजम्पशन कम करेंगे। कंजम्पशन यहाँ पर हमारा कम होगा तो इसका ओवरऑल इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? हमारी जीडीपी पे और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर पड़ेगा। तो पता नहीं यहाँ पे कौन सा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है। देखिए हमें यहाँ पे इतनी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई की एक बुलेटिन होती है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, वो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है और इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्ट है और जो उससे अलाइड एक्टिविटीज है वो क्या होंगी? स्ट्रेंथ होंगी।
आज के लिए इतना ही, दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।